श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ तब वाजपेयी सरकार, उसके बाद जो आसियान देश मतलब एशिया का दक्षिण पूर्वी इलाका जो है, वहां के जो देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सभी जो है आसियान के देश हैं, वहां उनके साथ भी एक व्यापार समझौता। तो हम लोग उसके विरुद्ध में सिर्फ किलवर के किसान था कि हमारे खेत मजदूर यूनियन और जो वामपंथी पार्टियां उसके खिलाफ आंदोलन में उतरे। केरल में एक हिस्सा एक कोने से दूसरा कोने तक 600 किलोमीटर से ज्यादा लाखों लोग का एक मानव श्रृंखला बनाया जिसमें लाखों लोग। पर उस समय भी कांग्रेस और भाजपा का क्या कहना था? कांग्रेस और भाजपा का कहना था कि नहीं, ये नीति से हमको फायदा होगा। तो आप देखिए, रबर का एक उदाहरण मैंने दूंगा। 2011 में रबर का 1 किलो रबर सभी समझ रहे हैं, रबर 1 किलो रबर 236 रुपया मिलता था किसान। और उस समय कहते थे 100 रबर के पेड़ अगर है, जिंदगी में कभी भी कोई भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब रबर को माना जाता था कि नकदी फसल और बहुत ज्यादा कमाई देने वाला है। उसमें क्या हुआ, 236 रुपया होता था तब, और 2011 का बात है, तब कम से कम उस पैसा से लगभग 11 किलो चावल खरीद सकते हैं। 1 किलो रबर से लगभग 11 किलो चावल खरीद। आज के दिन अभी मैं मई महीने में हजारों की संख्या में रबर किसान का एक आंदोलन केरल में राजभवन के सामने हुआ। तब उस दिन दाम था 124 रुपये। अब देखिए 124 में आज कितना चावल खरीद सकते? 2 किलो, 2-2.5 किलो ज्यादा से ज्यादा। ये है स्थिति किसानों का हमारे देश में। तो जब ये नीतियां लागू हुआ 91 के, तो मैं कहा कि कुछ संगठन भी थे जिनको लगा इससे फायदा हो, पर हम लोग विरोध किए। और इसमें हरियाणा का एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हरियाणा में हिसार में हमारा 27वां सम्मेलन हो रहा था। उससे निर्णय हम लोग किए कि इन नीतियों को लागू करने से यहाँ का किसान बहुत बड़ा गहरा संकट में पड़ेंगे, फिर से कर्ज में डूबेंगे, और उस जो हम तुरंत एकजुट आंदोलन का निर्णय भी ले। पर बहुत से संगठन नहीं आए। कुछ अपने आप को वामपंथी संगठन बोलने वाले भी इन नीतियों के पक्ष में लिखना और ऐसे प्रशिक्षण शिविर करना भी शुरू कुछ। आज सभी लोग मान रहे इन नीतियों का इन नीतियों के कारण यहाँ के किसान क्या चल रहा है। पर बहुत महंगा हमारे देश में, क्योंकि 95 से जो आंकड़े आए हैं, उससे पहले का आंकड़ा उस तरीके से नहीं, 95 से आंकड़े हैं 2014 तक 3 लाख से ज्यादा किसान हमारे देश में कृषि किए। मैं 2014 तक इसलिए बोल रहा हूं, उसके बाद का बड़ा फर्क है। 2014 से अब तक क्या 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा बहुत लुभावने वादे देते हुए चुनाव में आए। क्या सकते हैं? ये जो कृषि संकट है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, और कांग्रेस का नीतियों के चलते जो कृषि संकट हुआ है, भाजपा अगर चुनाव जीत के आएगी
तो हम इस कृषि संकट को खत्म करेंगे, सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। ये एक था, किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, किसान को स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के हिसाब से उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम देंगे, बीज खाद कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में देंगे। मतलब 91 के जो नीति में जो सब्सिडी कटौती हो रहा था, मोदी जी कह रहे थे कि हम आएंगे तो सब्सिडी देंगे और ये सब का दाम कम होगा, कम ब्याज में ऋण दिया जाएगा और कृषि नाश हुआ तो बीमा दिया जाएगा, हर खेत को पानी और नरेगा में 200 दिन का रोजगार और ज्यादा। मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र में भूमि सुधार छोड़ के शायद और सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का कुछ ना कुछ वादा था और बहुत बड़े पैमाने में उनको चुनाव जीतने में ये मदद भी। क्यों मैं ये कहता हूं, आप हरियाणा का ही एक उदाहरण लीजिएगा, मिसाल लीजिएगा। हरियाणा में जब से आजादी से 2014 तक कभी भी भाजपा का सरकार नहीं, भाजपा हो या जनसंघ का, कभी भी सरकार नहीं। ठीक, महाराष्ट्र कभी भी भाजपा का सरकार 2014 भाजपा सत्ता में होती थी तो शिवसेना का जूनियर पार्टनर, और 2014 में महाराष्ट्र में भी वो सबसे बड़ा दल के। ये ग्रामीण इलाकों में किसान और खेत मजदूर को जिस तरीके से इनके प्रचार तंत्र के चलते एक दुभावना, ये जो और आकर्षक वादे किए थे, उसके चलते उसके साथ साथ महंगाई हो गया, महंगाई की बात अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया महिला पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। क्या देश में क्या होगा आप सभी जानते, तब हर चीज में जाने का जरूरत नहीं। पर किसानों का अगर देखें 2014 से अब तक आमदनी दुगना करने का बात, उसका क्या हुआ? एक शोध के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, फसल का खेती से एक किसान औसतन एक दिन सिर्फ 27 रुपया उनका आय, 27, और पूरा परिवार का 10,200 कुछ किसान परिवार का हर स्रोत से, ये मतलब ये औसतन बात है। हो सकते हैं कुछ किसान को ज्यादा मिल रहा है, कुछ परिवार को, पर पूरा भारत का एक एवरेज जब ये जहां तक इनका आमदनी दुगना करने का, डबलिंग फार्मर इनकम का मानक। दूसरा, स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश, उसको लागू करेगा। क्या है स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश? वो सिफारिश था आपका उत्पादन का खर्च क्या है, वो जो उत्पादन का खर्च है, हर खर्च उसमें आप अगर बटाईदार है तो जमीन के लिए क्या आप दे रहे हैं, रेंट है ना, उसको भी जोड़ा जाएगा। आपका मान लीजिए ट्रैक्टर वगैरह का कुछ रिपेयर है, साल में कितना उसके लिए खर्च हुआ, वो भी जोड़ा जाएगा। ये सब जोड़ के अगर 100 रुपया बनता है आपका एक फसल का उत्पादन खर्च, तो आपको कम से कम 150 रुपया देंगे और खरीद भी सुनिश्चित करेंगे। ये इनका वादा है। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव जीत के ही वो कहे हम कृषि मंत्री से मिले, राधा मोहन सिंह थे, मैं और आनंदा हम लोग गए, बहुत अच्छे से स्वागत किए। इसके बाद हम बोले ये स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश लागू कीजिए। तो हमसे वो बोल रहे
आप इसको इतना गंभीर रूप से क्यों लेते? Why are you taking it so seriously? ये चुनाव आते हैं तो वोट के लिए हर पार्टी बहुत से बात कहते हैं, बहुत वादे देते हैं, वो वोट के लिए दिया, वो लागू नहीं हो ऐसे। और कृषि मंत्री फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये बोले कि ये चुनावी जुमले हैं, ये चुनावी जुमले। और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक वकालतनामा देते हुए ये कहे कि ये लागू नहीं, पर आज वो क्या बोल रहे हैं, हम उसको लागू करें। तो लागू क्या, ये तो खर्च का अलग अलग आकलन होता है। एक तो C2 खर्च, C2 खर्च में आपका जमीन पर जो खर्च होता है, मतलब खास करके उसका रेंट जो है उसको भी जोड़ा जाता है, आपका पंप सेट या फिर ट्रैक्टर का रिपेयर है ये सब भी जोड़ा जाता है, और हर खर्च। दूसरा एक तरीका है उसको A2+FL खर्च। ये जो A2+FL है, आपका बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, जो मजदूरी, और आपका परिवार के लोग उसमें सब ये है तो उसको भी माना जाता है। तो उसमें जमीन का रेंट नहीं जोड़ा जाता है, और उसमें अगर आपका पंप सेट या ट्रैक्टर वगैरह का रिपेयर वगैरह है वो नहीं, ठीक है। तो तब क्या है, मान लीजिएगा C2 खर्च 100 रुपया है, तो A2+FL खर्च उससे या तो कुछ फसल में 60, कुछ फसल में 50, मतलब इतना ज्यादा फर्क इसमें। ये उससे अलावा और एक चीज, कैसे इसको निर्णय करते हैं, क्या आपका फसल 1 क्विंटल धान का उत्पादन खर्च क्या है, कैसे करते हैं? हम तो कहेंगे कि हरियाणा में 1 क्विंटल धान का उत्पादन खर्च क्या है, उसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या पूरा, और वो मिलना चाहिए। यहाँ का उत्पादन कम से उससे 1.5 गुना दाम होना चाहिए हरियाणा से, तो तब यहाँ के किसान को फायदा होगा। अब वो क्या करते हैं, पूरा देश का उत्पादन का खर्च अलग अलग। मान लो केरल में 2000 रुपया उत्पादन का खर्च है 1 क्विंटल का, और उत्तराखंड में 800 रुपया है उत्पादन का खर्च। कारण भी होता है क्योंकि उत्तराखंड में खाद का इस्तेमाल कम है, मजदूरी कम है, ये सब भी कारण। तो 2000 रुपया केरल में उत्पादन का खर्च, यहाँ 800। मैं सिर्फ उदाहरण के, सही आंकड़े शायद नहीं, तो क्या करेंगे, 2000 और 800 2800 हो गया, तो 2800 हो गया तो उसका बाई 2 कर दिया, 2 से ये कर दिया, तो 1400 रुपया उत्पादन का खर्च। तो केरल का किसान को 600 रुपया नुकसान, उत्पादन खर्च से 600 रुपया नुकसान वैसे ही होगा, भले उत्तराखंड के किसान को थोड़ा, पर उत्तराखंड में धान का खेती बहुत कम होता है, खेती ज्यादा होता है पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश वगैरह। तो यहाँ का भी लेता है, हर जगह का लेते हैं ये खर्च, पर उसमें भी एक और एक गद्दारी करते हैं किसान से। पंजाब का कृषि डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, वो कहते हैं हमारे यहाँ 2600 रुपया प्रति क्विंटल उत्पादन का खर्च है, तो कम से कम 4000 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य खर्च है। वो बोलते 2600 उत्पादन का खर्च है। केंद्र का CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो बोलते नहीं, पंजाब में 2600 नहीं है, पंजाब में 1100 रुपया है। मतलब आप सोचिए इतना बड़ा फर्क होता है।
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2009 से हर साल खरीफ और रबी में इस सरकार के साथ जो चर्चा होता है सीएसीपी में, मैं जाता रहा। कपास का उदाहरण, कपास में तेलंगाना का सरकार का कहना है 1 क्विंटल कपास का उत्पादन का खर्च लगभग 11,000 से थोड़ा ज्यादा है। उसका अगर चाहिए बाद में मैं एग्जैक्ट आपका दे सकता हूं। और इसलिए अगर किसान को फायदा होना चाहिए तो कम से कम 16,600 कुछ होना चाहिए समर्थन। मोदी सरकार समर्थन मूल्य कितना? 6,630। उत्पादन खर्च तेलंगाना बोल रहे हैं 11,000, 6,620। तो अगर तेलंगाना सरकार जो होगा कि इतना हमारा खर्च हुआ, उस हिसाब से उत्पादन के ये अगर हम देखें हजारों करोड़ का नुकसान, लगभग सिर्फ 1 साल में कपास के किसान तेलंगाना के लगभग 27,000 करोड़ का, कर्नाटक का किसान का होते लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान कर्नाटक का कपास के किसान। ये धान का, अगर धान का आंध्र प्रदेश का मैं आपका निकाला था, लगभग 20 लाख हेक्टेयर में धान का खेती होता है और वहां का सरकार जो धान का उत्पादन खर्च, सीटू खर्च निर्णय किया और वहां का जो समर्थन मूल्य का सुझाव दिया था उसको अगर लागू किया, वो सुझाव सीटू खर्च के हिसाब से किया था, तब कम से कम 13,000 करोड़ का प्रति साल आंध्र प्रदेश का किसान को मिल सकता। ये नीतियां यहाँ लागू, ये नीतियां लागू करते बीच में नोटबंदी हुआ, नरेगा में जो 200 दिन का रोजगार कहते थे आज के दिन 40 और 50 के बीच है, लगभग 2,70,000 करोड़ जरूरत पड़ेगा उसको ठीक से चलाने के लिए। 100 दिन का रोजगार के लिए उसमें सिर्फ 60,000 करोड़ दिया जा रहा है। फिर सिंचाई भी बहुत बड़ा, वो जो ढांचा जो पहले था उसमें जो रिपेयर वगैरह करना था वो बहुत जगह नहीं हुआ और उसको विस्तारित करने में भी उतना जितना ये बोल रहे थे कि हर खेत को पानी उस तरीके से कुछ नहीं। फसल बीमा का जो है, फसल बीमा का हम जब ये 2017 से पहले जब फसल बीमा लेके बैठक हुआ था उसमें भी हमको बुलाया, तो उनका जो बात को सुनते हुए हम सभी बोले ये जो नीति जो है ये कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए काम को ले आए और इससे किसान को फायदा नहीं होने। उसके बाद हम एक लेख भी लिखा, किसान को बीमा चाहिए, किससे चाहिए? किसान को बीमा सरकारी नीतियों से चाहिए, मतलब सरकारी नीतियों के चलते किसान इस संकट में है। बारिश और ये मौसम वगैरह है उसमें सरकारी नीतियों के चलते तो हमको बीमा चाहिए। आज के दिन देखिए अभी का खबर है, ट्रिब्यून में ही निकला था, 57,000 करोड़ का बचत कंपनियों का, 57,000 करोड़। और क्या हो रहा है, मैं जानता हूं हरियाणा के हमारे लड़ाकू साथी बीमा के लिए लड़ाई कर रहे, संघर्ष कर रहे। बगल में शुरू में लगातार 2017 से लेकर 23 तक 3,000 करोड़ से ज्यादा आंदोलन के चलते वहां किसान को दिलाने में हम लोग का नेतृत्व को और वहां का संगठन को जीत हासिल। ये इसी तरीके से नाम तो नोट कर लो, नाम नोट कर लो। शायद ही ऐसा कोई फसल होगा पूरा दुनिया में गन्ना जैसा। आप देखिए, आप अगर एक दुकान में जाइए,
दुकानदार आपका जान पहचान है, रिश्तेदार है, गांव वाला है, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए बिना पैसा वो मान भी जाता है। कुछ जगह होता है चाय पिए लिख के रखते हैं मेरे के हस्बैंड, ये अलग रिश्ता है। और आप देखिए एक शोरूम में गए, शर्ट ले लिए और बोले चले हम ले लेंगे, आप कोई मानता है? कोई मानता नहीं। गन्ना में किसान पूरा खून पसीना, उसमें किसान खेत मजदूर का श्रम, उसमें पूंजी निवेश, और ये कंपनी को दे भी देते हैं, उसमें हजारों करोड़ का बकाया। एक समय में लगभग 26,000 करोड़ का बकाया, और किसान को इस सरकार कुछ नहीं मदद कर रहे थे। कॉर्पोरेट कंपनियों को ये बकाया चुकाने का नाम से बिना कोई ब्याज के ऋण, अब सोचिए हमको नहीं मिलेगा, किसान के लिए बिना ब्याज का ऋण नहीं मिलेगा, पर बिरला को मिलेगा, अदानी को मिलेगा, अंबानी को मिलेगा। सरकारी खरीद को धीरे धीरे पूरा कर, तो ये एक स्थिति में कोविड महामारी, कोविड महामारी में किस तरीके से किसान को दिक्कतें हुआ वो आप सभी जानते हैं। क्या सब दिक्कत, फसल का कटाई का समय में था, मार्च में लॉकडाउन हुआ, कटाई के लिए लोग ने, अगर कटाई भी होती है मंडी तक ले जाने का स्थिति नहीं है, बहुत जगहों हजारों करोड़ का। हम लोग कहते थे कि आमदनी जिनका भी जो भी खोए उनके लिए कुछ मदद होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं किया सरकार, पर लाखों करोड़ का जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां, इनके यार जो है, और जून में पहले हफ्ता 2020 में किसान और खेत मजदूर और मजदूर को लॉकडाउन में रखते हुए जो संपत्ति तैयार करते किसान, खेत मजदूर और मजदूर, इनके हकों को छीनने के लिए 3 काले कानून और 4 लेबर मजदूर वर्ग के लिए बोले आए। उसके बाद जो आंदोलन हुआ वो सब मैं यहाँ बात रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीके से आपको उस आंदोलन में हिस्सा लिए, और आज आंदोलन के बल पर प्रधानमंत्री चुप के माफी मांग के 3 कानून वापस अगर लिए गए, उसमें बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का, बहुत बड़ा, पूरा 380 दिन से ज्यादा आंदोलन था। और उस आंदोलन में भी हमारे संगठन के बारे में मैं सुबह हमारे साथियों से भी कह रहा था कि और संगठन भी ये मान रही है कि उस आंदोलन का जीत के पीछे अखिल भारतीय किसान सभा, उसका दिमाग और नींद का है। ये आसान बात नहीं, और कोई संगठन वाले मानना कि एक जीत के बाद सब लोग कहते हमारे चलते अपने अपने पीठ थपथपाते, पर इसमें और संगठन वाले भी उस तरीके का आंदोलन किया। तो इन्हीं नीतियों को जो पहले ब्रिटिश साम्राज्यवादी काल में कंपनी राज था, आज फिर से कंपनी राज कराने का कोशिश है। उसमें कांग्रेस का भी उसमें दोषी है उतना ही। 2019 का उनका मैनिफेस्टो अगर देखेंगे, उसमें ठोस बात ये लिखा है कि बहुत ज्यादा नियंत्रण हो रहा है, उच्चतम न्यायालय से लेके सरकार से लेके हर जगह हर चीज पर नियंत्रण लिया है। हम सत्ता में आएंगे तो ये नियंत्रण, मोदी के पहले 5 साल नव उदारवादी नीतियों को पीछे ढकेले गए, तो इसीलिए कांग्रेस को जिताइए हम और तेजी से। फिर ये जो 3 कानून, मोदी काले कानून, मोदी का पुतला चले बहुत, पर उसके बारे में क्या कहिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो में उसके बारे में लिखा गया कि ये जो एपीएमसी मंडी है, मंडी काम
मंडी खत्म करें, ये एक। दूसरा है अवश्य वस्तु उसको खत्म करें, और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कानून एक्ट जो ठेका थे उसको, ये तीन चीज उनका इसमें भी कहा। एक ही फर्क दोनों पार्टियों में रहा है। नरेंद्र मोदी जो है एक फेडरल व्यवस्था में राज्य सरकार के अंदर आता है खेती, पर वो खुद पार्लियामेंट में कानून पास करके पूरा केंद्रीकृत रूप से फेडरल व्यवस्था को दरकिनार करते। पर कांग्रेस का तरीका ये था कि वो राज्य सरकार को पर दबाव बनाते हुए इसको लागू करने को पहले से यूपीए 2 से उनका कोशिश रहा है, पर वो नहीं कर पाए क्योंकि राज्य में उसके खिलाफ हमारे जैसे संगठन विरोध प्रदर्शन वगैरह। तो अब आंदोलन के बाद कांग्रेस का जो बात वो रख रही है उसमें बदलाव है, तो ये वो भी हम लोग का जीत है कि आज कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद जो एपीएमसी कानून में जो बदलाव संशोधन ये लोग किए थे बीजेपी सरकार, और वहां कानून भाजपा सरकार लागू किए थे, डबल इंजन सरकार है ना, वो लागू किए थे वहां, तो उसको खारिज कर दिया। तो हमारे आंदोलन का दबाव के चलते, और आज के दिन अगर और कोई पार्टी भी ये समझ में आ रहा है कि इन नीतियों के चलते इसके लिए वो खुद और उनके नेतृत्व में जो रहे जिम्मेदार है, वो इस गहरा संकट के लिए जिम्मेदार है, उससे पीछे हटने के लिए अगर तैयार है हम उसका स्वागत करते हैं। पर अखिल भारतीय किसान सभा और आज के दिन जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारा एकजुट का बना है, इस लगातार निगरानी रखना होगा तो जो भी सत्ता में आए आने वाले दिनों में, वो एनडीए आए और या आईएनडीआई आए, जो भी आए, हमको लगातार इन पर नजर रखना है, और जब जब किसान का हनन होगा आना भी। ये हमारा जहां तक आर्थिक नीतियों का जो बात है, ना उदारवादी का, और उससे जो कृषि संकट क्यों हुआ उसके बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में मैं रखने का कोशिश की। तो ये जो नीतियां लागू किए 91-92 से, हमारा 27वां सम्मेलन किसान में इसके खिलाफ बात उठाए, पर अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर पहले ऐसे ग्रामीण संगठन है जो इन नीतियों के खिलाफ क्यों इसका हम विरोध करते हैं और हमारा क्या विकल्प होना चाहिए, ये बात को स्पष्ट रूप से रखें। 93 में हमारा दोनों संगठनों का बैठक में वैकल्पिक कृषि नीति का भी हम लोग ले आए, वैकल्पिक कृषि नीति, जिसको 2003 में फिर संशोधन किए क्योंकि दुनिया में जो बदलाव हो रहे उसके हिसाब से, और 2010 में फिर से उसमें कुछ बदलाव, कुछ नए जोड़े, ये सब किए। तो ये स्पष्ट रूप से हमारा वैकल्पिक नीतियों का एक डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है, जिसको हिंदी और अंग्रेजी में तो आपको हो सकता है यहाँ पे भी हो कुछ, अगर आप खरीदेंगे इस पर और स्पष्टता अगर आप पढ़ेंगे और स्पष्टता आपको मिलेगी। तो एक तो 1991 के बाद ये जो नीतियां लागू की गई, इसमें जो आमतौर पर किसानों पर किस तरीके के हमले हुए, खास करके व्यापार में, खास करके सब्सिडी के कटौती, सब्सिडी का बात जो कहा उसमें आप देखिए आज के दिन क्या बोल रहे हैं, एप्पल सेब अमेरिका से, मोदी जी अभी अमेरिका गए थे, क्या बोले, वहां से सेब आ सकता है यहाँ पे बिना कोई ड्यूटी। पहले क्या होता था 35% का ड्यूटी, तो उसको हटा, तो हमारे यहाँ के कश्मीर के किसान, हिमाचल के किसान को बर्बाद कर दिया।
अदानी का और ये सब जो इंपोर्ट करा के भी ये लोग करते हैं और यहाँ पे बाजार में बहुत ज्यादा दाम में बेचते भी हैं, पर वहां से आने वाले आज के तो इससे भी किसान को नुकसान होने वाला है। और क्योंकि हम जो आज के दिन किनके साथ हमारा कंपटीशन, अमेरिकन किसान को क्या सब्सिडी मिलती है? एक अमेरिकन किसान को लगभग 7,000 करोड़ का $7,000 का सब्सिडी एक साल, 7,000 से ज्यादा। ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये कुछ सालों पहले का, 5 साल पहले का आता है, लेटेस्ट उससे भी ज्यादा संभावना है। भारत में वो $50 से एक किसान का सब्सिडी भारत में $50 से कम है और अमेरिका में $7,000 से कम। तो हमारा सीधा उनसे टक्कर नहीं। हम गए ईरान में एक बड़ा एक कॉन्फ्रेंस, वहां आए थे कुछ ऐसे राज्यों से कुछ किसान किया। वो कॉन्फ्रेंस था छोटे किसान और जो एग्री बिजनेस है, खेती से जुड़े हुए जो औद्योगिकरण है, उनका एक संगठन। छोटे किसान आए थे तो मैं पूछा आपका कितना जमीन? पूरा 600 एकड़। तो 600 एकड़ छोटा किसान, मेरा जो गांव है उसमें 90% लोग का पास आधा एकड़ से कम। आप देखिए ये फर्क कितना। तो उनको इतना ज्यादा उनको सब्सिडी मिली। सब्सिडी एक तो सीधा खेती के लिए मिलता है, उसके बाद एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब यूरोप के साथ व्यापार समझौता का, यूरोप के साथ व्यापार समझौता इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होके और प्रॉस्पेरिटी होके और एक व्यापार समझौता जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब। तो क्या क्यों दिलचस्पी है इन देशों को ये व्यापार? यहाँ बड़ा है, जनसंख्या बड़ा है। पूरा दुनिया में आज हम सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में, यहाँ खरीदार भी। तो क्या है, एक उदाहरण अगर दे दूध का, यहाँ पे क्या होता है, खेती से आमदनी नहीं हो रहा है, मतलब उसके साथ कुछ गाय भैंस भी पालते हैं थोड़ा, और थोड़ा आमदनी उससे जुटा लेते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या होता है, मान लो 100 लीटर उत्पादन होता है, 100 लीटर उत्पादन होता है वहां पे, उसमें 6 लीटर ही वहां पे खर्च होता है। तो 94 लीटर का क्या कर, सागर में तो बहा नहीं सकते, क्योंकि ये सभी पूंजीवादी देश है, पूंजीपति इसमें पैसा लगाए, तो वो चाहते हैं यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला, वो भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला। तो यहाँ पे वहां से बिना कोई ड्यूटी, 0 ड्यूटी में वहां से ये हो जाए। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो पीयूष गोयल जैसे मिनिस्टर जो है, उनसे समझौता किए। हमारे जैसे अरहर दाल सबसे ज्यादा बनने वाला एक इलाका है गुलबर्गा, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। बारिश ज्यादा नहीं होता, मेहनत करके उनको कोई सब्सिडी नहीं, उनका उपज खरीद नहीं हो। मान लो 100 क्विंटल आप उत्पादन कर ली, 20 क्विंटल उत्पादन आप, बाकी 80 क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कारण करना, एक कोटा लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तब ये 80 क्या वो क्या रख सकते हैं? वो नहीं रख सकते, थोड़ा कुछ रख सकते हैं, उनको आगे भी करना है और खर्च थोड़ा वो बेचेंगे। आज
दलहन का जो बिक्री में कौन कौन है? बिरला है, आईटीसी है, टाटा है, अदानी है। ये सभी अदानी सबसे ज्यादा अरबदा। आप फॉर्च्यून वगैरह नाम से मार्केट में मिलता है ना, वो अदानी का है। संपन्न नाम से टाटा तो सब आईटीसी का है, जैसे सनफ्लावर, सनड्रॉप, ये सब आईटीसी। तो उस तरीके से उसका पर प्रधानमंत्री मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो अफ्रीका का एक छोटा देश मोजाम्बिक में जब से आजादी हुआ और कोई प्रधानमंत्री नहीं। और वो बोल रहे हैं आपके किसान को हम बेहतर बीज मुफ्त दे देंगे। वहां के किसान बेहतर बीज आपको देंगे और आपको समर्थन मूल्य सुनिश्चित करें। हमारा यहाँ आके हमारे लिए समर्थन मूल्य सुनिश्चित कीजिए, वो नहीं तो उनको बोलो। और वहां से यहाँ ले आएंगे मुंबई के पास देवा सेवा बोल के एक पोर्ट के लिए बंदरगाह वो किसके नियंत्रण में है? वो अदानी के। पाम ऑयल आ रहा था मलेशिया से। पाम ऑयल आने से पहले हमारे यहाँ दक्षिण भारत में, केरल में नारियल का तेल इस्तेमाल होता, खाना पकाने के लिए यूज होता है। आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह में या तो तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है, या इस इलाके में सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल। तो वहां से आप देखते होंगे, आप सभी ज्यादातर लोग हमसे उम्र में ज्यादा है। तो राशन व्यवस्था में पीला एक पैकेट में आता था कम दाम में, और उसका कोई स्वाद उस तरीके से नहीं होता है। सरसों का तो स्वाद भी है, उसका स्मेल भी, नारियल का भी, मूंगफली का भी ऐसे, इसमें वो नहीं। और वहां से मलेशिया यहाँ का जो मूंगफली के जो अनंतपुर आज के दिन सबसे ज्यादा किसानों का खुशी होने वाला एक जिला है अनंतपुर में। मेरा पीएचडी का शोध का एक इलाका वो भी आज के दिन सबसे तेजी से रेगिस्तान बनने वाला जिला है, वो जैसलमेर के पास। तो वहां पे 250 से ज्यादा तेल के मिल के, क्योंकि मूंगफली इतना अच्छा 70 और 80 के उसको खत्म करके 250 से ज्यादा ऑयल मिल थे। आज के दिन 30 या 50 से नीचे बाहर से। तो इस तरीके का नीतियां इन जो 30 साल 32 साल से ज्यादा 32 साल हुआ, ये तो भूमि सुधार हम पहले ही पूरे जैसा होना था वैसे नहीं। केरल, बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर छोड़ के ज्यादातर राज्यों में भूमि सुधार जैसा हम लोग चाहते थे उस तरीके से नहीं। बंगाल में भी अतिरिक्त भूमि बांटा गया, पूरा देश में सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा जो जमीन बांटा गया बंगाल में, पर वहां पे भी बटाईदारी का इसमें सुधार कुछ हुआ कि बेदखली नहीं हो सकती। जमींदार जो है बेदखल नहीं कर सकते, तो पर जमींदार का जमीन पर कब्जा करके वहां से भी रखा बहुत एक बड़ा हिस्सा ये। केरल में जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का पहला चुनाव में जीत के आना और जीत के आके 4 दिन के अंदर ही वहां पे भूमि सुधार करना, तो ऐसा। और तेलंगाना का आंदोलन के चलते दबाव बना था, भूदान वगैरह आया कुछ राज्यों में, भूमि सुधार कानून के नाम पर कानून बिल पेश हुआ। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र का उदाहरण अगर थे,
50 के दशक के अंत में, 1950 के अंत में बिल पेश हुआ असेंबली में, और वो पारित होते होते 10 साल 12 साल चले पारित। तब तक जो ये जमींदार थे, अलग अलग लोगों के नाम पर इसको, उनके रिश्तेदार वगैरह में, और कुछ जगहों पर कहते हैं पंजाब वगैरह में भैंस वगैरह के नाम पर भी जमीन, मतलब बेनामी इसमें रखा है। तो वो है, तो ऐसा भूमि सुधार इतना कमजोर होने के बावजूद भी 91 के बाद इसको भी पीछे धकेलने का कोशिश। भू हदबंदी कानून जो था उसको हटाया, तो क्या होता है, खेती के नाम पर आप मान लीजिएगा एक कंपनी चला 2000 एकड़, कुछ राज्यों में ऐसा बदलाव ले आए। कर्नाटक एक खास उदाहरण। पहले क्या होता था, खेती योग्य जमीन सिर्फ किसान ही खरीद सकते, वो सब में बदलाव लिया। ये एक चीज। बीज, खाद, सिंचाई, बिजली और अन्य कृषि उत्पादन पर जो अनुदान था उसमें कटौती, और कीमत जो है बढ़ते गए, उस पर कोई नियंत्रण। ये सब मैं पहले बोला हूं। इससे एक बात, कृषि आयात पर जो कंट्रोल, मात्रात्मक प्रतिबंध जो है उसको समाप्त किए गए, और घरेलू बाजार में विदेशी अनुदान वाले कृषि पैदावारों का भारी आया, ये भी हुआ। और यहाँ के जो घरेलू जो पैदावार है उसका दाम में गिरा। ये संकट का मेन ये उत्पादन का खर्च अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं, और फसल का दाम गिरावट के ओर, सिर्फ कहीं कहीं धान और गेहूं में थोड़ा बहुत खरीद होता है। वो खरीद भी ऐसा है कि 20% भी नहीं होती। धान और गेहूं पूरा उत्पादन का कुछ लोग 16% तक, कभी कभी थोड़ा ज्यादा होता है, पर 20 से कम नहीं होता। और जो फसल, मैं इस बार का खरीफ का फसल का देखा, उसमें खरीफ फसल में लगभग 13 फसल का दाम तक घोषणा हुआ, उसमें 7 फसल का शून्य, खरीद शून्य। तो क्या फायदा? ऐसा है जैसे कि हमारे पुराने तमिलनाडु के महासचिव थे हमारे के वरदराजन, यहाँ कुछ लोग जाते होंगे, वो आते भी थे। लोग कहते हैं बच्चे चाचा से मिठाई मांगे, तो चाचा क्या किए, एक कागज के टुकड़े पर मिठाई लिख दिए और दे दिए, चाट लो। मोदी जी का समर्थन मूल्य ऐसा ही कहता है, यह है क्योंकि सरकारी खरीद नहीं है, पर बड़े ये है 2183 धान। बिहार में क्या धान के लिए कितना मिला? किसान 800 में बेचते हैं। और एक खबर सुनाई दिया इस बार जब बिहार गया कि वहां से लोग खरीद के यहाँ आके बेचते। ये आप यहाँ का आपका यहाँ का संगठन इसका देखता है कितना ऐसा आ रहा है कि आ रहा है तो कितना। वहां के किसान हमको बता रहे थे कि वहां के जो व्यापारी है खरीद के 800 में खरीद के यहाँ आके बेच सकते। तो ये एक चीज। तो कृषि क्षेत्र में बिजली, ग्रामीण विकास, विज्ञान, तकनीक, खोज और ढांचागत जो सुविधा है, उसमें सार्वजनिक जो निवेश होता था, आप देखिए कृषि भवन होते थे, कृषि के जो अधिकारी होते थे वो गांव तक आते थे। पहले कृषि भवन में आपको क्या बीज इस्तेमाल होना चाहिए, कितना खाद डालना है, इसका एक वो सब धीरे धीरे खत्म किया गया। किसान और खेत मजदूर के लिए
संस्थागत जो ग्रामीण ऋण है इसमें भारी कटौती। तो भारी कटौती मतलब पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्राथमिकता के साथ 40% देना। मैं इस महीने का 22 तारीख को केरल में ग्रामीण बैंक का सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा था। 40% जो प्राथमिकता से किसान, खेत मजदूर और जो कारीगर वगैरह है उनको देना चाहिए। उसको अभी क्या हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा जो ऋण ले रहे हैं उसको भी खेती का। 10 करोड़ कौन सा किसान, 10 करोड़ से ज्यादा, वो भी प्राथमिकता से किसान खेती को दिया हुआ ऋण माना जाता है। महाराष्ट्र का देखा सबसे ज्यादा ऋण जहां से लिया जा रहा है मुंबई और मुंबई शहर। क्या तो इस तरीके से वित्तीय उदारीकरण, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन भी है। बैंकों का धीरे धीरे करके खत्म करना जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और माइक्रो फाइनेंस वगैरह बड़े पैमाने पे आता। एक पीएससीएल नाम का एक घोटाला हुआ। पीएससीएल एक कंपनी है, उसमें लगभग 5 करोड़ किसान और मजदूर का पैसा देके खत्म। 5 करोड़ लोग। अब देखिए, अगर सही मायने में एक संस्थागत रूप से ऋण मिलता तो वो लोग उसमें नहीं जाते। ये एक चीज। बटाईदार को ऋण नहीं मिलता, तो बटाईदार को ऋण नहीं मिलता। हरियाणा का स्थिति क्या है आप लोग बेहतर जानेंगे। मैं क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना का स्टडी किया हूँ, वहां पे लगभग 33 लाख बटाईदार, 33 लाख। पर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री फसल किसान सम्मान निधि को, किसान ऋण को मिलता है जमीन मालिक। जो दिल्ली में कहीं पे अफसर है उसको मिल रहा है, उसका परिवार को मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और वहां रैतु बंधु, वहां पहले शुरू हुआ था रैतु बंधु, और उनको मिल रहा है किसान के नाम पर ऋण। इसको फिर वो बड़े ब्याज दर में किसान को फिर वो जो किसान, तो इसको वहां कहते हैं न्यू एग्रीकल्चरल मनी लेंडिंग। पुराना जो साहूकार वो अलग, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड से किसान का ये मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, और उसको हर 100 रुपया के लिए हर महीना, हर 100 रुपये को हर महीना 5 रुपया से लेके 20 रुपया का ये। अभी बहुत कम समय में, थोड़ा टाइम लगेगा, तो निर्यात का नीति ये सब क्या हुआ बदलाव मैं पहले ही बताया। तो इसमें हमारा क्या विकल्प होना चाहिए। एक तो भूमि सुधार के लिए आज भी भूमि सब केंद्रीय मुद्दा है। भूमि सुधार के लिए उसमें भूमिहीन को भूमि होना चाहिए, बटाईदार का उनका हकों को रक्षा करना, उनको भी ऋण वगैरह मिलना चाहिए। खेत मजदूर के लिए एक कानून हो जिसमें सामाजिक सुरक्षा वगैरह दिया जाए, उनका मजदूरी हर साल जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है उनका मजदूरी में भी बढ़त होना चाहिए। बिचौलियों को समाप्त करना, और ये जो भू हदबंदी से अतिरिक्त जो जमीन उसको लोगों में बांटना। ये बेघर जो लोग हैं उनको घर का आवासीय योजना होना चाहिए उनके लिए। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रदान करना या बेरोजगारी भत्ता देना। फिर सिंचाई का व्यवस्था बढ़ाना। सिंचाई मतलब बहुत जगहों पर अमीर तबका उसका भी कब्जा करती है। मैं जो अनंतपुर का बात कर रहा हूँ
वहाँ ऐसा स्थिति है कि रेगिस्तान बनते जा रहा है, पर एक जो अमीर है 1 एकड़ में 40 बोरवेल लगा है, एक में पानी नहीं मिल रहा, दूसरे 1 एकड़ में। तो जहाँ अगर हर जगह नहीं तो खाली उसका पास उतना पैसा है तो उसका खेत जो है हरा भरा है, उसका फसल में ऐसा भी एक स्थिति। तो ये सब इश्यूज थे। फिर बिजली क्षेत्र में आज बड़ा बदलाव हम लोग ले आने का कोशिश कर रहा है। इसलिए कानून में जो संशोधन करने का बात वो भी हमारा आंदोलन का एक मुद्दा था। अभी स्मार्ट मीटर लगाने का बात हो रहा है। स्मार्ट मीटर आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट हुआ है। 1 एकड़ में एक 3 HP का मोटर, उसमें 7,000 तक का मिला है, एक महीने 7,000। अभी वहां का सरकार कह रहा है कि हम ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, आपका कोई चिंता नहीं है। पर वो जब ये स्मार्ट मीटर लगने लगेंगे तब क्या होगा, कोई सरकार नहीं देगा, पानी तब होगा, बिजली तब होगा जब आप। तो इसके खिलाफ आंदोलन आने वाले दिनों में हमको करना होगा। पहले बेटरमेंट लेवी के खिलाफ आंदोलन हुआ था इन इलाकों में, पंजाब वगैरह में, और कर्नाटक में 80 के दशक में हुआ। इससे स्फूर्ति लेते हुए जुलाई 21 तारीख को मैं वहां उस इलाके में गया था। जुलाई 1980 में 2 हमारे साथी मारे गए थे। किसान सभा का आंदोलन था बेटरमेंट लेवी के खिलाफ, जो सिंचाई परियोजना के बाद, जहाँ पे भी उस तरीके से हुआ। और उसके अगला दिन राज्य भर में प्रदर्शन में 136 लोग मारे गए। पहले बार उसके आधार पर वहां पे 83 में पहले बार के लिए कांग्रेस सत्ता से आई। तो ऐसा एक आंदोलन हुआ। तो आज जो है बेटरमेंट लेवी से भी खतरनाक चीज मोदी सरकार ले आने का कोशिश कर रहे हैं। सरकारी आंदोलन को मजबूत करने का बात है। सरकारी संगठन वगैरह ये लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, बड़े बड़े कंपनियों को एक खुला ये छूट दे रहे, सरकारी क्षेत्र को और बेहतर करने का और उसमें हस्तक्षेप करना। फसल बीमा योजना, इसमें पहले मंडल का लेते थे हम, हमारा ये कि एक खेत में भी नष्ट होता है उसका आकलन होकर उसको बीमा देना चाहिए। कृषि के आधार पर जो खाद्यान्न में स्वयं आत्मनिर्भरता होना चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होना चाहिए। अभी क्या हो, टारगेटेड, मतलब सबको नहीं, जिनको जरूरत, ये भी सोच में लगता है बहुत अच्छा है, जिनको भी जरूरत है मिल जाएगा, पर इसमें कोशिश किया जाता है जितना कम लोगों को देना पड़े, सरकार का खर्च जितना कम हो, वो कोशिश में वो लगे। विस्तार सेवा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, आदिवासियों का मुद्दा, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, वनाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसमें हम लोग भी और वहाँ लघु वन उपज के लिए सही दाम, ये सब का पार्ट है। पंचायत और संस्थाएं जो है इसमें हमारा हस्तक्षेप होना है। जनवादी एक माहौल बनाने में हम लोग का रोल रहना है। आज के दिन पर्यावरण को बचाने का जो महत्व आप सभी जान रहे, कैसे बिना मतलब जब बारिश नहीं होना चाहिए बारिश होती है, जब बारिश के मौसम में सूखा पड़ता है, इस तरीके से काफी नुकसान हो रहा है। तो उसको लेके सोचने का जरूरत है। बहुत से ऐसे इलाका है जो खेती योग्य नहीं, उसको खेती योग्य बनाने के लिए सरकार पर दबाव, ताकि गरीब लोगों में वो खेती योग्य बना के बांटा जाए। व्यापार से जुड़े हुए मुद्दे मैं काफी विस्तार से बताया, क्या सब दिक्कतें उसमें हैं। तो हम मात्रात्मक प्रतिबंध को वापस ले आना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब ले आने का हमारा भारत का जो है उसको बरकरार रखना हम चाहेंगे। आज के दिन विश्व व्यापार संगठन हो और जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, जो इस तरीके का एक
असमानता पैदा करती है, उससे हम लोग बाहर आने की जरूरत है। ये सभी हमारा विकल्प के इसमें है, और खास करके उत्पादन खर्च जो हमारा है उससे एक जो 1.5 गुना दाम वाला बात है वो शुरुआती दौर का बात है, पर ऐसा भी एक माहौल जो अंत में जो एंड प्रोडक्ट है उससे जो मुनाफा कंपनियां कमा रहे हैं उसका भी एक हिस्सा किसान को मिले, ये ही जरूरी है। तभी सही मायने में किसान ये जो आज के दिन कर्जा में डूबे हैं और कृषि संकट में है उससे उभर के आ सकते हैं। ये मुद्दे हैं। ग्रामीण इलाकों में काफी अंतर विरोध वगैरह है। अमीर किसान और पुराने जो भूस्वामी वगैरह है, जो पूंजीपति विभाग है उनका, और भूमिहीन किसान, गरीब किसान, मझोले किसान के बीच काफी बड़े अंतर विरोध होते हैं। ये सब समझने हमारा एकजुटता जो है सबसे ज्यादा पहल हमारा होना चाहिए। भूमिहीन, गरीब, मझोले किसान, खेत मजदूर का एकजुटता, उसमें इन नीतियों के खिलाफ जो सब तबका आने के लिए जरूर तैयार है, जैसे अमीर तबका भी किसान आ रहे हैं, उनको भी लाभप्रद करने का कोशिश, ऐसे भी तबका जो जमींदार, पुराने जमींदार रहे हैं या पूंजीपति किसान है, उन तबकों को भी अगर इसमें लाभप्रद कर सकते, लाभप्रद करने का जरूरत है, उस दिशा में हम लोग कोशिश करते हैं। एक तो वर्गीय एकता का बात है और एक मुद्दा आधारित एकता, ये सब लेके जो है कृष्ण प्रसाद जो क्लास लेके और बादल जी उसमें ये सब बात की। ये हर बार जिस तरीके से मैं इस टॉपिक पर डील करता हूँ उससे थोड़ा सरल करने का कुछ उदाहरण देके आपके सामने रखने का कोशिश किया। उदाहरण ऐसे बहुत से और भी है, जैसे लेसन का मंदसौर में जो 7 लोग गोलीबार में मारे, उत्पादन का खर्च 33 से 35, सरकार कहती है 27, और किसान को नीमच होलसेल मार्केट में मिल रही 1, और अंबानी का रिलायंस ट्रस्ट ने 147 रुपया में कॉफी में बुरा 5,600 रुपया प्रति किलो, आज वही ब्रांड आज 12,000 रुपया प्रति किलो। अब देखिए उनका मुनाफा कभी भी उसमें घाटा नहीं, वो हो सकता है मुनाफा में कमी हो सकता है, घाटा कभी उनका हो सकता है। मतलब 20 रुपया खरीद के 2,000 रुपया में बेच रहा है, हो सकता है कभी वो 1,800 में बेच रहा है, तब भी उसको 1,780 रुपया का मुनाफा तब भी है। किसान को नुकसान ही नुकसान है, उसके खिलाफ हर गांव में किसान को एकजुट करने का, किसान सभा को बनाने का, और जो भी तबका इस आंदोलन में साथ आने के लिए तैयार है लामबंद करने का, और मजदूर किसान एकता को मजबूत करते हुए इस संघर्ष को आगे ले जाने का जरूरत है। हमारे वैकल्पिक नीतियों को लागू करने के लिए जब प्रश्नोत्तर होगा, कुछ केरल के जो सरकार है, वहां वामपंथी सरकार, वाम जनवादी मोर्चा का सरकार है, उनका जो वैकल्पिक